हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। सी टेट के अंतर्गत आज हमारा पहला वीडियो यूँ मान के चले सी टेट के प्रश्नों को हल कराने के लिए पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो सबसे पहले पूछा जाता है उससे संबंधित प्रथम 30 क्वेश्चनों को 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सी टेट से संबंधित उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कैसे सी टेट के प्रश्नों को हम हल करें तो हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न सही होंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। जैसे हम जानते हैं कि पाठचर्या का अगर पारंपरिक अवधारणा देखें तो वो सिलेबस से लिया जाता है। सिलेबस जो कि पाठ्य पुस्तक होता है उसी से संबंधित बातों से लिया जाता है, उसी को पढ़ा देना को ही हम नॉर्मली पारंपरिक रूप से या ये पुरानी अवधारणा कह लीजिए उससे समझते हैं। लेकिन जो आधुनिक अवधारणा है वो आधुनिक अवधारणा के अकॉर्डिंग पाठचर्या या यूं इंग्लिश में जिसको करिकुलम कहते हैं, करिकुलम से तात्पर्य होता है कि विद्यालय में बालक द्वारा की जाने वाली संपूर्ण गतिविधियां या बालक से कराई जाने वाली संपूर्ण गतिविधियां क्या कहलाते हैं, पाठचर्या के अंतर्गत आती हैं। वर्ष 1918 में जॉन फ्रैंकलिन बोबिट ने प्रथम करिकुलम की पुस्तक स्थापित प्रकाशित की थी जिसका नाम था द करिकुलम, मतलब पाठचर्या की प्रथम पुस्तक जो प्रकाशित की 1918 में जॉन फ्रैंकलिन बोबिट ने। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है, द करिकुलम नाम था उस पुस्तक का। तो यहां पर उस आधार हमारा बी ऑप्शन सही बैठ रहा है कि विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं पाठचर्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो शिक्षण की खेल पद्धति है, शिक्षण की खेल पद्धति जैसे किंडरगार्टन हो गया, मॉन्टेसरी पद्धति हो गया, खेल पद्धति हो गया, ये सारे खेल पद्धति पर आधारित निचली कक्षाओं जिनको कहते हैं छोटी कक्षाओं के लिए 1 से 5 तक के लिए जो ये शिक्षण पद्धति है ये सारी शिक्षण पद्धतियां जो हैं, चूंकि बालक के मनोविज्ञान को समझने के लिए या बालक को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना बाल मनोविज्ञान के बालक के मनोविज्ञान को समझ नहीं सकते, अर्थात उनकी क्या रुचि है, उनकी कितनी क्षमता है, उनकी कैसा एटीट्यूड है, क्या चाहते हैं बच्चे, ये सब समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान जानना जरूरी है। तो यहां पर बुद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है खेल पद्धति, क्योंकि जब तक वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होगा तब तक बालक की क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी रुचि के अनुसार हम उनका विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया है, ध्यान से पढ़िएगा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में, ध्यान रखिए, अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुभव का प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सीखने की सदस्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम या मानसिक अनुक्रिया का नियम जिसको कहते हैं, और सीखने की तत्परता का नियम। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है और थॉर्नडाइक के चारों ऑप्शन भी दिए हुए हैं। जैसे प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम तो ये मुख्य नियम है, सदस्यता आवृत्ति का नियम जो है वो गौड़ नियम है। लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें गौड़ नियम में भी सदस्यता या समानता का नियम में उन्होंने कहा था कि अगर किसी बालक या किसी के सामने कोई भी समस्या आती है और वो उस समस्या का समाधान करता है, भविष्य में फिर उसकी उसी प्रकार की समस्या आती है तो वो देखता है कि ऐसी समस्या उसके पास कब आई थी
और उसका उसके समाधान क्या किया था, उसी समाधान के अकॉर्डिंग वो इस समस्या का भी समाधान करता है। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हो और रास्ते में आपकी बाइक बंद हो जाती है, तो आप सोचते हैं कि यार एक बार हमने और ऐसे बाइक चला रहे थे और वो बंद हो गई थी, तो हमने प्लग साफ किया और ये चलने लगी। तो ये भी अगर हम प्लग साफ करते हैं बाइक का तो शायद चलने लगे। तो हम प्लग निकाल के साफ करते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं। तो अतीत में आई हुई, इसी लिखा है अतीत में आई हुई समस्या और आज की समस्या सेम हो रही है ना। उस समय भी बाइक बंद थी, आज भी बाइक बंद हुई, तो उस समय जो किया था वही कार्य आज भी करते हैं, तो वो कहलाता है सदस्यता या समानता का नियम। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, सीखने का सदस्यता नियम। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये अधिगम विकार के अंतर्गत आता है और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो डिस्लेक्सिया के बारे में ही पूछा जाता है। इसमें 4 विकार दिए हैं जिसको कहते हैं मानसिक विकार, पहला दिया है। मानसिक विकार की बात करें तो मानसिक विकार बहुत से हो सकते हैं, जिसमें दुश्चिंता है, मनोभ्रम है, अवसाद है, ये सारी चीजें हों। गणितीय विकार को अगर कहा जाए डिस्कैलकुलिया कहा जाता है गणितीय विकार को। व्यवहार संबंधी जो विकार है वो मनोविकार के अंतर्गत आता है या व्यक्तित्व संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें पता क्या है? पठन विकार, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है। इसमें बालक पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, पठन विकार। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं बहुत बार रिपीटेड है। यूपी टेट में भी रिपीटेड है, सी टेट में भी रिपीटेड है। अभी पिछले जो अध्यापक शिक्षा परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पठन विकार से संबंधित था, उसका उत्तर था डिस्लेक्सिया और उस पर विवाद भी है। तो देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, तो इसको भूलिएगा नहीं। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा तो एनसीएफ 2005 में कहा गया है, समावेशी शिक्षा की बात कही गई। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक को भी एक साथ शिक्षा देना, सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक को भी शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसमें कहा है विशेष आवश्यकता वाले बालक को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। कैसे? विशेष विद्यालयों में विशेष विद्यालयों नहीं, विशेष विद्यालयों में नहीं, विशेष विद्यालयों में प्रवेश विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं, अन्य सामान्य बालकों के साथ। जो समावेशी शिक्षा की पद्धति कहती है सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है समावेशी शिक्षा का प्रत्यय कहाँ से आया? तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में आया था, उसमें ही समावेशी शिक्षा की बात कही गई थी। समावेशी में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा देने की बात कही गई। तो यहां पर ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ। अब नेक्स्ट हमारा जो 6वां क्वेश्चन है उसमें है आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि आकलन या यूं कहे असेसमेंट, जिसको इंग्लिश में आकलन को असेसमेंट कहते हैं, अगर इसको कहा जाए ये मूल्यांकन का ही एक रूप है, मूल्यांकन का ही एक रूप है, तो उपयोगी और रोचक बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। डैश के प्रति सचेत होना चाहिए, मतलब अर्थात कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। सचेत होने का मतलब ऐसा कार्य जो नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, यहां नहीं शब्द नहीं लिखा है, फिर भी ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात सचेत रहना चाहिए। किसी कार्य को करने के प्रति हमें सचेत रहना है। तो पहला, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। आकलन में हम क्या करते हैं? आज जांचते हैं कि कौन बालक कितना अच्छा है, मूल्यांकन करते हैं ना, कि हमारे जो पढ़ाया गया है, जो शिक्षण अधिगम है
वह उद्देश्यों के अकॉर्डिंग कहाँ तक प्राप्त किया गया है, यही आकलन कहलाता है, ये मूल्यांकन कहलाता है कि शिक्षण का उद्देश्यों के अकॉर्डिंग शिक्षण अधिगम कहाँ तक प्रभावी रहा। तो तीसरा है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों, ये तो देने का तरीका हो गया, आकलन करने का तरीका हो गया। फीडबैक तकनीकी भाषा के रूप में प्रयोग, ये भी फीडबैक मतलब आकलन करने का तरीका होगा। सचेत रहना किससे है, तो इसमें से सबसे उपयुक्त तो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने में हमें सचेत रहना चाहिए। सचेत कैसा रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि विद्यार्थियों में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो चुकी, हम तो बुद्धिमान हैं और तुम तो औसत विद्यार्थी हो, तुम तो निम्न बुद्धि के विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थियों में भेदभाव की भावना न उत्पन्न हो सके, क्लास में जो कक्षा का वातावरण है वो बेकार ना हो सके, तो उसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए कि विद्यार्थियों को औसत या बुद्धिमान की उपाधि देते समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ध्यान रखिएगा यहां नहीं है। हम कभी कभी क्या होता है नहीं शब्द पढ़ना भूल जाते हैं और प्रतिभाशाली होने का संकेत है खड़ाक से हमने देखा सृजनात्मकता, पहला लगा दिया खड़ाक से। नहीं, पूरा प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। प्रतिभाशाली व्यक्ति में सृजनात्मक विचार होती है, उनके अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, वो जिज्ञासु होते हैं, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना ये चीज नहीं सही, दूसरों के साथ झगड़ते नहीं है। और प्रतिभाशाली के लिए टर्मैन ने 140 प्लस IQ बताया, ध्यान रखिएगा। टर्मैन ने कहा है कि जो जिन विद्यार्थियों की IQ 140 प्लस होती है वही विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन डनलप ने 132 प्लस को भी प्रतिभाशाली बनाया है और अधिकतर मनोवैज्ञानिक 130 प्लस को प्रतिभाशाली मानते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, तो ज्यादातर 140 प्लस का ऑप्शन रहता है और 140 प्लस को ही आपको सही करना है। अकॉर्डिंग टू, अगर डनलप पूछता है तो 132 लगाना है, ठीक। तो अगर किसी के अकॉर्डिंग पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग लगाना है, नहीं तो 140 प्लस को ही नॉर्मली हम लोग मानते हैं प्रतिभाशाली, और मेरा भी यही मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। क्या चीज है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। ये बात, यह स्टेटमेंट किसने कहा है, अर्थात इसके जो श्रेय जाता है, अर्थात जिसने कहा उसी को श्रेय जाता है। तो ये बात समझ का सृजन करना, ये सारी बातें तो प्याजे ने कही है। ये प्याजे का स्टेटमेंट है कि बच्चे दुनिया में के बारे में अपनी समझ का, अर्थात समझ की दुनिया के बारे में समझते हैं, संज्ञानात्मक विकास होता है तभी तो दुनिया के बारे में समझते हैं, तो उसी के लिए बताया गया। तो प्याजे ने कहा है, क्योंकि पावलोव, स्किनर ये सब सीखने के बारे में कहा है कि सीखते कैसे हैं, लेकिन समझ किसका संज्ञानात्मक विकास का पक्ष है, तो यहां किसका आता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये ध्यान रखिए कि पूछ क्या रहा है, स्टेटमेंट किसका है, तो पूछ क्या रहा है, समझ की बात अगर आती है तो समझ, यहां कोहलबर्ग, पावलोव, स्किनर ये सीखने की बात कर रहे हैं, तीनों सीखने की बात कर रहे हैं, लेकिन समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो किसी चीज के प्रति संवेदना जो है, समझ जो है किसी चीज के प्रति प्रत्यक्षीकरण है, ये सब किसका, संज्ञानात्मक विकास का पक्ष है। तो किसने, इसमें कौन है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, प्याजे हैं, तो प्याजे हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती, यह दर्शाता है। मतलब घर पर एक लड़की है, वो घर पर बात नहीं करती, लड़की का नाम यहाँ कृतिका डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, कि वो घर पर ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। तो उसका कारण क्या देखते हैं, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा तो नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी नहीं है। कृतिका, क्योंकि ऐसा तो टीचर चाहते नहीं दोनों ऑप्शन, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि घर बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए वो बात नहीं करती। अपने विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, हाँ
ये चीज ये है, मानव के अंदर ये होता है, बचपन से ये होता है कि उनके विचारों को जहां मान्यता मिलती है वहां वो अपने विचारों को ज्यादा प्रकट करते हैं। जहां उनके विचारों की प्रशंसा मिले, जहां लोग उनके विचारों को माने, उनकी वाहवाही करें, तो विद्यालय में उनके विचारों को मान्यता मिलती है कि बच्चे सुनते होंगे, उनके साथी सुनते होंगे, इसलिए वो वहां ज्यादा बात करती है, घर पे ऐसा नहीं होता होगा। अतः इसका ऑप्शन 4 डी सही है कि अपने विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है उसके विचारों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि है कि एक शिक्षक को अपने विद्यालय की क्षमताओं को, अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित कौन सा शिक्षक क्षेत्र? ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमताएं किससे समझ में आती हैं? विद्यार्थियों को, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अभी हमने पीछे भी थोड़ा बताया है कि विद्यार्थी को, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए जिससे बालक की क्षमताएं, आकांक्षाएं, उनकी रुचि सबको समझ सके। शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का, तो यहां पर किस ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षा मनोविज्ञान का। कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी वो बालक की आकांक्षाओं को समझ सकेंगे, उनकी क्षमताओं को समझ सकेंगे। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा। अप्रेरणा अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो अप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या करती है? पुश करती है, धक्का मारती है कि जाओ ये कार्य करो। मतलब वह आंतरिक शक्ति है या वह आंतरिक बल है मनुष्य के अंदर, वह आंतरिक बल या शक्ति है जो मनुष्य को क्या करती है, बालक को क्या करती है कि जाओ ये कार्य करो। तो इसमें से देखते हैं क्या ऑप्शन सही आता है। विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति को पैदा करती है? नहीं, स्मरण शक्ति नहीं करती, उसको किसी कार्य को करने के लिए पुश करती है, किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाती है या उत्तेजित करती है। पीछे सीखे हुए अधिगम से अलग करती है भी नहीं। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है? नहीं। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करते हैं, रुचि का विकास करते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका हमारा सही होगा कि शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अर्थात रुचि का विकास करना, रुचि होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तो वह आगे किसी चीज को सीखने के लिए हमें आगे बढ़ाती है। चौथा ऑप्शन उसमें सही हुआ। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि, ध्यान रखिएगा, सीखना समृद्धि हो सकता है। समृद्धि का मतलब होता है कि बहुत अच्छा हो सकता है। कहता ना बहुत समृद्ध व्यक्ति है, मतलब बहुत धनवान व्यक्ति है, तो सीखना बहुत धनवान, धनवान का मतलब बहुत अच्छा होना, बहुत अच्छा हो सकता है। कब हो सकता है? वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो और दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें, व्याख्यान को और अधिक स्पष्टीकरण से प्रयोग करें, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं को अपेक्षित ध्यान नहीं। अगर जो नॉर्मल बालक जो बालक होता है वो अपने वातावरण से परिचित होता है और अपने वातावरण से संबंधित जब उसके व्यवहारिक उदाहरण दिया जाता है, उसके दैनिक जीवन के उदाहरण दिया जाता है, तो बालक उसके प्रति और आकर्षित होता है, उस व्याख्यान के प्रति और आकर्षित होता है, उस सीखने के प्रति और आकर्षित होता है और वह उसके प्रति सीखने के प्रति ललायित होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी को एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ध्यान रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, मतलब सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। अब यह ध्यान रखिएगा, सीखने का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें विशेषताएं हमने बताई कि सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हमारे चैनल पे जाके आप देख भी सकते हैं। तो उसमें सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये भी हमने बताया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होती है, भाई किसी लक्ष्य के तरफ होती है, ये भी है। अनधिगम भी सीखने का एक प्रक्रिया है, ये भी बताया। शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि सीखना तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सिर्फ शैक्षिक संस्थान से ही सीखते नहीं है। सीखना औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, निरौपचारिक भी है, तीनों है।
ये सिर्फ औपचारिक थोड़ी ना, शैक्षिक संस्थान का मतलब क्या हो कि औपचारिक रूप से सीखना, ऐसा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये सीखने की विशेषता नहीं है। 14वां क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब कक्षा 5 का दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार हो वो बताया गया। हम को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार, हमने आपको अभी पीछे भी बताया था, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उस ऑप्शन के अनुसार ये तीसरा ऑप्शन आता है कि सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से उनकी सहायता, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं तो सुनने वाली सीडी के माध्यम से उनकी सहायता दी जानी चाहिए। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग है और ये सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही होगा। 15वां क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर, ध्यान रखिएगा, 1 से 5 तक के टीचर की बात कर रहा है कि 1 से 5 तक के टीचर में कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ाने की उत्सुकता उसमें हो, धैर्य एवं दृढ़ता हो, शिक्षण पद्धतियों विषयों के ज्ञान में दक्षता हो, अति मानक भाषा को पढ़ाने की दक्षता है। तो ये सारे टीचर के गुण, लेकिन एक प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात कहें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है धैर्य एवं दृढ़ता। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको बहुत ही धैर्य एवं दृढ़ता से समझाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, बार बार प्रश्नों को पूछते हैं, खेल पद्धतियों द्वारा उनको समझाना होता है, उनके बाल मनोविज्ञान को समझकर उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है, उनको किसी चीज को बार बार बताना होता है, बार बार सिखाना होता है। उसमें धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, धैर्य एवं दृढ़ता की, कि आप दृढ़ता से लगे रहे उनको सिखाने के लिए और धैर्य बनाए रहे, उनके प्रति झुंझलाहट ना पैदा करें। अगर आपके अंदर ये सारे ऊपर गुण है, धैर्य नहीं है, तो आप झुंझलाहट आपके अंदर आ जाएगी। झुंझलाहट आ जाएगी तो बच्चे आपसे डरेंगे, सीखेंगे नहीं, आपके प्रति लगाव नहीं रखेंगे। तो वहां पर धैर्य एवं दृढ़ता सबसे सटीक, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहां ऑप्शन बी हमारा सही होगा, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या कर रहा है कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसमें जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं दी हुई हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें चौथी अवस्था ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। और सी है पहला, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और डी वाला तीसरा स्टेज है, इसमें ये कहा गया है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये चारों दिया हुआ है, सीक्वेंस सही नहीं है कि पहला वाला तो पहला है ही है, लेकिन दूसरा वाला चौथा है, तीसरा वाला दूसरा है और चौथा वाला तीसरा ऑप्शन, तीसरा स्टेज है। तो इसमें बालक जो तार्किक रूप से चिंतन आरंभ करता है, जब बालक के अंदर संरक्षण एवं तार्किक गुणवत्ता, किस चीज का, संरक्षण एवं तार्किक गुणवत्ता के गुण आ जाते हैं, तब वह तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने लगता है। अर्थात बालक किसी भी वस्तुओं के बारे में समानता, संबंध, असमानता, दूरी, चिंतन, विसंगतियां, इन सबको अच्छे से समझने लगता है और उसके प्रति क्रिया करने लगता है। तो वो अवस्था होती है 7 से 11,
जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये प्याजे के विकास का थर्ड स्टेज है। 4 स्टेजों में बांटा है बालक के विकास को। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बालक के अंदर संरक्षण का मतलब ये होता है कि मन ही मन वस्तुओं के जो रूप बदल रहे हैं उसको समझने की योग्यता का विकास हो जाता है। कोई वस्तु के रूप में परिवर्तन हुआ तो उस समझने की योग्यता का विकास होना क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। और संरक्षण के अंतर्गत ये संरक्षण, तो ये अगर आपको और अच्छे डिटेल में समझना है तो हमारा वीडियो देखें। इसके अंतर्गत हमने प्याजे का जो वीडियो बना है उसमें हमने और अच्छे से इसको समझाया। तो संरक्षण के गुण जब बालक के अंदर विकसित होंगे, जिसमें विलोम्यता और तार्किक गुणिकता है, तब बालक अच्छे से किसी भी वस्तु के बारे में चिंतन कर पाएगा। तो ये जो संरक्षण के गुण जो विकसित होते हैं बालक में, वो होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि इसमें ऑप्शन 4 है। तो यहां ऑप्शन डी सही होगा। अब 17वां क्वेश्चन यहां ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता, इससे निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ये अभिभावक के लिए है कि अभिभावक के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है कि वो प्रधानाचार्य से शिकायत करे, ये सही है? नहीं, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिकायत करेगा तो विशेष कोई इसका मतलब नहीं होगा। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए उसके बच्चे का अनुभाग बदल दे, अनुभाग मतलब वर्ग बदल दे, ए सेक्शन में बी में कर दे। तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ये तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या की चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अभिभावक को शिक्षक से, भाई शिक्षक के शिक्षण पद्धति से उसको दिक्कत लग रही है तो उससे चर्चा करनी चाहिए कि आपने ये शिक्षण पद्धति पढ़ा रहे हैं, इसमें हमें ये कुछ समस्या लग रही है, आप हमारी समस्या का निवारण करिए। और साथ साथ शिक्षक पर भी विश्वास रखें, क्योंकि शिक्षक बालक का हित ही चाहता है, वो अहित नहीं चाहता। शिक्षक ये चाहता है कि हमारा बालक हमसे भी अच्छा और योग्य बन सके। तो अभिभावक को विद्यालय से निकालने से, नहीं तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें सबसे सही है और इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही होगा। 18वां क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम है कि सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? भाई सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत आप जैसा भी जानते हैं कि गेस्टाल्टवादी ने दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया था, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का दिया था, वाइज़गोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो सबका अपना अलग है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, जिसमें से कोहलर इसके महत्वपूर्ण समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने बताई? बौद्धिक विकास। बौद्धिक का मतलब एक प्रकार से अगर संज्ञानात्मक की बात करें, संज्ञानात्मक भी हम कहते हैं बौद्धिक को, तो संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने बताई? पियाजे ने बताई। कौन कौन सी? वही सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16 वर्ष। तो ये 4 स्टेज बताई है, वो किसने बताई है? पियाजे महोदय ने। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पियाजे का। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वयक समूह का सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम कभी कभी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था 4 अवस्थाएं दी हुई है। चूंकि बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, समूह एज भी, समूह अवस्था भी कहा जाता है, लेकिन जो अपने समन्वयक समूह के सक्रिय सदस्य की बात करा जाए तो आपने, हम जब अपने वीडियो बनाया है किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताओं की बात की, तो उसमें हमने बताया भी है कि जो सक्रिय सदस्य अपने समूह के बनते हैं वो है किशोरावस्था में।
किस अवस्था में? किशोरावस्था में। आप देखिए किशोरावस्था के बालक अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होती है तो उनके समूह के सारे लोग आ जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त की तरफ से भिड़ जाते हैं, देखा होगा आपने। तो सक्रिय अपने समूह के प्रति सक्रिय सदस्य जो बनते हैं वो किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में कोई मारने लगे भाग लेते हैं, नॉर्मल रहते तो एक में, लेकिन वो पूरी तरह सक्रिय जो बनते हैं वो किशोरावस्था में जाके बनते हैं कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, डी नहीं, ध्यान रखिएगा, इसलिए गलती मत करिएगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्वक, तटस्थ या अग्रमुखी? ध्यान रखिएगा, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं कि परिवार बालक का प्रथम पाठशाला होता है, या माता पिता विद्यार्थी के प्रथम टीचर होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम टीचर होते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही वो बालक सारी चीज, सामाजिकता, अपने वातावरण से संबंधित चीजें सब कुछ सीखता है। तो इसमें जो भूमिका होनी चाहिए वो तटस्थ नहीं है। तटस्थ मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जैसे वैसे बने रहे। सहानुभूतिपूर्वक नहीं, ऐसा नहीं। नकारात्मक होने चाहिए। अग्रमुखी मतलब आगे बढ़कर बालक का विकास करना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार से ही अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा स्तर, शुरुआत में आचरण, विनम्रता, संस्कार, ये सब कहाँ सीखता है? परिवार से ही सीखता है। तो माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगर माता पिता अग्रमुखी भूमिका नहीं निभाते हैं तो बालक का जो विकास हो सकता था वो विकास नहीं हो पाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अग्रोन्मुखी। 22वां क्वेश्चन की अगर बात करें कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ाया हुआ है, हमारा पिछला वीडियो पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, कि कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया अर्थात निरंतर चलने वाले, कभी ना समाप्त होने वाली किसके तात्पर्य? जन्म से मृत्यु तक जो चलती है, अर्थात निरंतर चलने वाली। कभी ना समाप्त होने वाले से संबंधित क्या है? निरंतर चलने वाले। तो यहां किसका सिद्धांत कहलाता है? वृद्धि एवं विकास का, निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। तो यहां ऑप्शन बी सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत। 23वां क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगर संज्ञानात्मक की बात करा जाए, संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करने की बात करा जाए तो वह विद्यालय एवं कक्षा वातावरण है, क्योंकि बालक विद्यालय में ही अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं, अपने ज्ञान की आवश्यकताओं, अपने शैक्षिक समस्याओं का निवारण करता है। कहाँ पर? विद्यालय में ही अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं एवं शैक्षिक समस्याओं का निवारण करता है। विद्यालय में ही बालक के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में वो खेल पर ध्यान देता है, सभागार में वो उपस्थित होता है, वहां पर उतने अच्छे से नहीं, घर पर भी बालक संज्ञानात्मक चीजों के बारे में नहीं, लेकिन विद्यालय में जो होता है, विद्यालय में बालक सीखने के लिए ही आता है, अर्थात अपने शैक्षिक विकास करने के लिए आता है, अपने संज्ञान का विकास करने के लिए ही आता है। तो विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में सबसे अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि बालक कितना ज्यादा अच्छे से संज्ञानात्मक विकास कर रहा है। 24वें में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ध्यान रखिएगा, लक्षण नहीं है बुद्धिमान बच्चा। पहला है वह जो लंबे निबंधों को अच्छी तरह से जल्दी से रट लेता है, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण रखने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वो जो नए परिवेश में समायोजित कर लेता है। बुद्धि के विशेषताएं हमने आपको बताई हैं, बुद्धि पढ़ाया, बुद्धि की विशेषताएं हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो बुद्धि की विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत रटना नहीं है। अगर बुद्धिमान बालक होता है तो रटता नहीं है किसी चीज को, वो समझता है और ये सारी चीजें करता है, अमूर्त रूप से चिंतन करता है, समायोजन करता है,
प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, लेकिन रटने की नहीं, समझने की क्षमता होती है। बुद्धिमान बालक जो होता है वो रटता नहीं, क्योंकि रटने के तहत हम जल्दी विस्मरण कर जाएंगे, हमारे स्मरण में, हमारे मेमोरी में वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम समझेंगे तो हमारे मेमोरी में अधिक दिन तक बना रहेगा और वो विस्मरण में बहुत लेट में जाएगा, इतना जल्दी नहीं जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वह लंबे निबंधों को अच्छी तरह से रटने की क्षमता रखता है। ये एक बुद्धिमान बालक के लक्षण नहीं है। 25वां, डैश को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है कि कौन सा बालक अप्रेरित है। वह संकेत कैसे हमें पता लगेगा कि ये बालक मोटिवेट है, पढ़ने के प्रति बहुत ज्यादा अप्रेरित है? ये कैसे पता लगेगा? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति है तो ये पता लगेगा कि वो प्रेरित है पढ़ने के प्रति, और डेली क्लास आ रहा है, या शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य ये तो शिक्षक कर रहा है, तो इससे तो विशेष पता नहीं लगेगा। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोश बच्चा, तो इसका मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति वो जरूरी नहीं प्रेरणा से ही आ रहा हो, घर के दबाव या डर से भी डेली घर वाले डांट के डेली भेज रहे हो, वैसे भी तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अगर विद्यार्थी पढ़ने में रुचि ले रहा है, प्रेरित हो रहा है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ने के प्रति वो मोटिवेट है, तो वो प्रश्न पूछेगा, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, अपनी समस्याओं को खत्म करेगा। अगर वो पढ़ने के प्रति सीरियस है, मोटिवेट है, तो वो अपने जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म करेगा। खत्म कैसे करेगा? कक्षा में प्रश्न पूछकर। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये ऑप्शन सही है 25वां का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में कोई कौन से बच्चे को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? पहला है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना, या संगति की आवश्यकता जिसको कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? संगत की आवश्यकता। तो यहां देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता ये तो सब है, सामाजिक भी है, संवेगात्मक सुरक्षा भी है, संगति, ये सब किसमें? समाज के लोगों से संपर्क में आ रहा है, तो सामाजिक आवश्यकता है। ये कैसा? अवशिष्ट पदार्थ को त्यागना, अर्थात मल को त्यागना क्या है? एक जैविकीय आवश्यकता है, या यूं कहें ये जैविकीय क्रिया, सामाजिक क्रिया नहीं है। भाई मल त्याग करना आप नॉर्मली जानते हैं, सामाजिक क्रिया नहीं है। कैसी क्रिया है? जैविकीय क्रिया। और स्किनर ने भी कहा है कि ये जो है ये शारीरिक आवश्यकता है। मल का त्याग या अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से त्याग शारीरिक क्रिया है। अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से त्याग कैसी क्रिया? शारीरिक क्रिया। ये स्किनर ने भी कहा है। लेकिन और वैसे भी देख सकते हैं कि ये कैसी क्रिया है? जैविकीय क्रिया है। सामाजिक क्रिया कब होती है? सामाजिक मनोविज्ञान, जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, समाज के संपर्क में आते हैं। पहले द्वारा हम समाज के संपर्क में आ रहे हैं, दूसरे द्वारा हम समाज के संपर्क में आ रहे हैं, तीसरे चौथे द्वारा समाज के संपर्क में आ रहे हैं। तो ये चारों क्रिया कैसी क्रिया है? पहली, दूसरी और चौथी सामाजिक क्रिया, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। ये तीसरा जो है कैसी है? जैविकीय क्रिया है। तो ऑप्शन हमारा सी इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है। मानचित्रण का मतलब होता है, यह ध्यान रखिएगा, मानचित्रण से तात्पर्य है किसी कार्य को करने से पहले मन ही मन उसकी रूपरेखा तैयार कर ले। क्या तैयार कर लेना? उसकी पूरी रूपरेखा मन में ही बना लेना, जिससे कार्य में गलती की गुंजाइश ना रहेगी। इसको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, पूरी करने का मतलब मन ही मन पूरी कार्य योजना बना लेना। समझ की तकनीक से नहीं, सामाजिक कार्य को क्रिया से नहीं, मन के चित्र बना लेने, मन में का चित्र नहीं, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से होगा। मतलब मन की क्रियाशीलता में हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं कि
इसको इस तरह से करेंगे तो ये परिणाम होगा, इसको इस तरह से करेंगे ये परिणाम। तो पूरी रूपरेखा हमने मन ही मन अनुसंधान कर लिया कि ऐसे करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस कम है। तो मन ही मन किसी भी चीज के बारे में क्या करना, क्रियाशीलता पर अनुसंधान करके उसकी रूपरेखा तैयार कर लेना, उसकी पहले से ही कार्य योजना तैयार कर लेना। तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से चौथा ऑप्शन सही होगा। अब हमारा 28वां क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने सबसे बेहतर तरीका है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित मतलब सीखने संबंधी समस्याएं को बताने की जो सबसे बेहतर तरीका है उसमें है क्षमता, मतलब उसकी जो क्षमता है उसके अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अक्षमता मतलब किसी कार्य को करने में वो अक्षम जो वो, क्षमता का मतलब उसकी योग्यता, अक्षमता मतलब किसी कार्य को ना कर पाने की उसकी योग्यता जो कहलाती है, नहीं मतलब अक्षम है वो। दूसरी है महंगी एवं चमकदार से शिक्षण सामग्री के सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग द्वारा, कहानी द्वारा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याएं को अगर जानना है, यहाँ का सीखने संबंधी समस्याओं के संबोधन करने का सबसे बेहतर तरीका, संबोधन से तात्पर्य मतलब सीखने संबंधी समस्याओं को जानना कि कैसे हम जान सकते हैं, तो कहानी पद्धति का प्रयोग करके नहीं, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ की बालक की अक्षमता के अनुरूप मतलब किस कार्य में करने में वो अक्षम है उसके अनुरूप उसको जानकर उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उसको सिखाने का जो कार्य होगा उसके द्वारा हम बालक के सीखने संबंधी समस्याओं को जान सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन पहला सही होगा। अब यहाँ फिर पियाजे संबंधी क्वेश्चन आ गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। अमूर्त के बारे में ध्यान रखिएगा, अमूर्त के कभी भी पूछेगा तो वो कौन सी होगी, चौथी स्टेज होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 16 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इन्होंने बताया है, 11 से एवं ऊपर। बी ऑप्शन का सही होगा। ध्यान रखिएगा, जो पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, इसमें बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक कार्य करता है, वस्तु अस्थायित्व के गुण वगैरह आ जाते हैं लेकिन मूल प्रवृत्त्यात्मक कार्य करता है। पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसमें बालक कॉन्सेप्ट जनरेट करता है, किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने संकल्पना का जनरेट करता है, कॉन्सेप्ट जनरेट करता है। मूर्त संक्रियात्मक में बालक मूर्त रूप से चिंतन करना आरंभ कर देता है, तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, किस रूप में, जो चीज उसके सामने उपस्थित होती है उनके बारे में चिंतन। और औपचारिक में अमूर्त रूप से सभी चीज के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये 4 अवस्था की एक छोटी छोटी हमने विशेषताएं, एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने आपको बता दी। और आपको अगर जानना है तो हमारा वीडियो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जरूर देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखिए आप 3 या 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पीछे जो वीडियो बनाया है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं पूरा पियाजे का सिद्धांत। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या ऊपर। अंतिम क्वेश्चन 30वां आज के वीडियो का, कि निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ध्यान रखिएगा, सृजनात्मकता का पोषण अर्थात पोषण करना मतलब पालना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अच्छी शिक्षा से व्यवहारिक मूल्यों द्वारा विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों और लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग कोई नहीं है, सृजनात्मकता का पोषण नहीं करती। भाई प्रारंभिक जीवन से उपलब्धियों और लक्ष्यों पर बल देना, ये भी सृजनात्मकता को बल नहीं देती। मूल्यों, अच्छी शिक्षा से व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षा, मूल्यों का विकास होता है, सृजनात्मकता का नहीं। इसमें अंतर्जात प्रतिभाओं का जब हम पोषण करते हैं तो बालक
उसके अंदर जो सृजनात्मक शक्ति होती है वो बाहर निकल के आती है और बालक बार बार प्रश्न पूछता है, उनके प्रश्नों का समाधान करके हम सृजनात्मकता का उनका पोषण कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराकर। तो इस तरह से सीटेट के बाल विकास से संबंधित ये 30 प्रश्न जो 1 से 5 तक के जो प्राथमिक